हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू जिलानी पॉइंट। दोस्तों, जैसे कि हम सब सारे जो जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के मेन नोट्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम 6th क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 को समझते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो चैप्टर था उसको हम लोगों ने सही से डिस्क्राइब किया। ठीक, अब देखिए अगला वाला नेक्स्ट चैप्टर जो है वो ये है कि ग्लोब में लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लेटीट्यूड को नहीं समझेंगे या लॉन्गिट्यूड्स को नहीं समझेंगे तो पूरी चैप्टर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लगभग समझ में नहीं आएगा। समझिए, अगर ये पूरा ग्लोब है, ग्लोब में ये वाला लाइन जो है ये 0 डिग्री, इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं कि नहीं। लेकिन इसी के द्वारा जितना भी इसके पैरेलल जितना लाइन जाती है, क्रॉस करती है, चाहे वो टॉपिक ऑफ कैंसर हो, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, जितने सारे लाइन्स हो, सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इसके बिल्कुल अपोजिट, मतलब जो हॉरिजॉन्टल आता हो ऐसे करके, सारे के सारे क्या हैं? ये सारे लाइंस लॉन्गिट्यूड से हैं। लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड में बस इतना फ़र्क है कि जो भी लाइन समुद्र तल की ऊंचाई को देख करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड बोलते हैं। और जो बिल्कुल अपोजिट आता हो, जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है किसी भी जगह का लोकेशन एग्जैक्टली पता करने के लिए लॉन्गिट्यूड का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी देखेंगे इसका इस्तेमाल क्या है, इसीलिए इस चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। अगर ये ऐसा कुछ नहीं होता तो हमें ये पढ़ना नहीं पड़ता। देखिए क्या कह रहा है, दूसरा चैप्टर में ग्लोब के बारे में है। तो ग्लोब के बारे में है तो समझिए, कह रहा है कि ग्लोब क्या है? ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। कह रहा है ए ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का जो है जिस तरह से मतलब पृथ्वी दिखता है एग्जैक्टली फोटोकॉपी यानी 2 कॉपी है ग्लोब। ग्लोब भी उसी तरह के बनाया गया है, गोल सा, जिस तरह से कहा जाता है पृथ्वी गोल है, एकदम फ्लैट सरफेस ग्लोब में नहीं दिखाया गया, बट इतना है कि ग्लोब पूरी तरह से गोल है, एग्जैक्टली कॉपी किसका है? पृथ्वी का कॉपी है। तो इसीलिए कहा कि ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। सेकेंड वाला अगर पॉइंट में हम लोग जाएँ तो उसमें क्या कह रहा है? ग्लोब्स आर वेरिंग साइज एंड टाइप्स। एक ग्लोब अलग अलग साइज़ का हो सकता है। मान के चलिए आपने ग्लोब खरीदा बिल्कुल छोटा सा पॉकेट ग्लोब, एकदम बिल्कुल पॉकेट में रखने के लिए, और ऑफिस में कहीं देखेंगे थोड़ा सा बड़ा, कहीं देखेंगे बड़े बड़े ऑफिस में बहुत ज़्यादा बड़ा, तो बड़ा ग्लोब होता है। तो कहा कि इसका अलग अलग साइज़ का बना होता है ग्लोब। जिस तरह से आप लोग मैप देखते हैं, कोई मैप बहुत छोटा होता है, कोई मैप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जिसमें विस्तार से होता है। जैसे देखिए मेरे पीछे लगा हुआ है, ये मैप बहुत ज़्यादा बड़ा है, देखो आधा दीवार लेके। तो जब हम लोग किसी चीज़ को ज़्यादा खुल के समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि हमें बड़ा मैप इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर ऐसे आमतौर पर अगर नक्शा उक्सा बनाने के लिए सीखना सिर्फ, तो छोटा मैप काफ़ी है। तो कह रहा है ए ग्लोब कैन बी रोटेट इन द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर व्हील इज रोटेट। एकदम सेम वे पे, जिस तरह से मान के चलिए ऐसे रखा हुआ है ना, तो ग्लोब क्या होगा? एकदम सेम वे में रोटेट करेगा। उसका रोटेट करने का तरीका चेंज नहीं होगा। अगर ग्लोब गोल, क्योंकि पृथ्वी गोल है, उसका एग्जैक्टली कॉपी ग्लोब है। ग्लोब क्या करती है? इसमें सेम वे पे रोटेट करती है। अगर ग्लोब को हम लोग रोटेट करते हैं तो एक ही रास्ते में, क्या वो रास्ता चेंज करती है? क्या वो कभी ऐसे वैसे कैसे भी करके अजीब सा बिहेव नहीं, मतलब अजीब सा रोटेट नहीं करती है, एकदम सेम पाथ पे सेम वे पे रोटेट करती है। तो ये देखिए अब ग्लोब में, जैसे कि हम लोग सब कोई जानते हैं ये ग्लोब है, ग्लोब लटका हुआ रहता है, तो बीच में एक एक्सिस जाती है, क्या 66.5 डिग्री उसका झुकाव है, तो उससे एक एक्सिस क्रॉस करती है। कह रहा है एक्सिस के बारे में पूछ रहा है, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड ज्वाइन 2 पॉइंट्स। अब क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ पोल है, दोनों को ज्वाइन कौन करता है? एक इमेजिनरी लाइन, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको एक्सिस कहा जाता है, समझे? एक्सिस यही है, एक्सिस उसी को बोलते हैं। देखिए समझ में आ गया ना, जो ग्लोब का दोनों पॉइंट को जोड़ने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। अब एक्सिस के बारे में हम लोग समझे। उसके बाद कह रहा है अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड एक्सिस। अब एक्सिस कहते किसको है? मान के चलिए ग्लोब को पूरी तरह से अस्थायी रूप से एक जगह पे फिक्स करता हो, कह रहा है टिल्टेड, एक जगह पे लटकाए रखता हो या संभाले रखता हो पूरी तरह से, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पहले क्या कहा था? इमेजिनरी लाइन है। ये सारे लाइन्स रियलिटी में नहीं है। रियल में आप लोग कभी मत सोचिएगा लेटीट्यूड होता है या लॉन्गिट्यूड होता है, बस एक इमेजिनरी लाइन है, बस माना जाता है ऐसा कुछ है समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अनदर इमेजिनरी लाइन सर्कुलर लाइन्स ऑन द ग्लोब डिवाइडेड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड इक्वेटर। आप सब जानते हैं इक्वेटर किसको कहता है। मान के चलिए ये ग्लोब है, दोनों को एकदम सेम हिस्से में इसको अगर ये काटता हो, मान के चलिए बीचों बीच एग्जैक्ट दोनों तरफ बराबर हो, तो इसी को क्या बोलते हैं? ये 0 डिग्री है, यहीं से 0 डिग्री लिया जाता है, ये इसको इक्वेटर बोलते हैं। इतना तो आप लोग समझते ही हैं। क्या ग्लोब को या पूरे पृथ्वी को 2 हिस्से में बांटने वाला लाइन को क्या कहते हैं? कर्क रेखा को, कर्क रेखा कहते हैं, यानी इक्वेटर कहते हैं, समझ गए? द नॉर्दर्न हाफ ऑफ दिस अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हाफ को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब समझिए, क्योंकि ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है, इसने दोनों को बांट दिया, क्या 0 डिग्री, ठीक, इसने दोनों को बांट दिया। क्योंकि ये वाला हिस्सा हम सब जानते हैं, ऊपर वाला हिस्सा क्या कहते हैं? नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं। जो वाला ये वाला हिस्सा है, मीन्स जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्या
NH यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ वाले को ऐसे साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में समझ में आ गया ना, जो इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, जो साउदर्न साइड में है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। वही ये वाला पॉइंट वही कह रहा है। देखिए आप लोग सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे ना, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, बस ये समरी टाइप का है। अगर आप पॉइंट्स को समझते हैं तो आपको पूरा चैप्टर, अगर बाद में टाइम ना मिलेगा चैप्टर पढ़ने का, तो पूरी चैप्टर आराम से समझ सकते हैं कि नहीं। तो इसको इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इक्वेटर तक समझ गए, हेमिस्फीयर भी समझ गए। अब देखते हैं कह रहा है क्या कि all circle comes from equator to the poles parallel of latitude। ये देखिए कह रहा है क्या कि जितना भी लाइन है ये सारे हैं जो किधर जाता हो, जितना भी है पोल की तरफ जाता हो। ये मान के चलिए नॉर्थ पोल है क्या, ये मान के चलिए साउथ पोल है। जितना भी लाइन इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाता हो, ये लाइन नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है कि नहीं, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, तो इनको क्या बोलेंगे, इन सब लाइन को लेटीट्यूड बोलेंगे। बस ये पॉइंट वही कह रहा था, लेटीट्यूड। द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री। हम सब जानते हैं इक्वेटर को कितना डिग्री से हम लोग दर्शाते हैं, इक्वेटर को बोलते हैं 0 डिग्री। तभी तो पृथ्वी को 2 अलग अलग हिस्से में बांटता है, इसके बाद से हम लोग डिग्री स्टार्ट होती है हमारे लिए, ठीक है। तो इक्वेटर 0 डिग्री था। तो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री द नॉर्थन पोल 90 डिग्री, साउथर्न पोल 90 डिग्री। अगर 0 डिग्री मतलब इक्वेटर को छोड़ दें तो नॉर्थन पोल क्या है, नॉर्थ पोल को 90 डिग्री दर्शाते हैं और साउथर्न पोल को 90 डिग्री। तो हम सब जानते हैं इक्वेटर की टोटल संख्या कितने हैं, कह रहा है देखिए समझिए इस बात को क्या कह रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर हम लोग कौन सा साइड ले लें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, और 90 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर का। यही नहीं कह रहा है जी 90 डिग्री नॉर्दर्न, 90 डिग्री साउदर्न, दोनों। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड जैसे हम लोग जानते हैं कितना होता है, 181 ना होता है। तो समझिए 180 हुआ। अब आप सोचेंगे 1 कहाँ से आया, भैया यहाँ तो कह रहा है कि 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर को नहीं जोड़ेंगे क्या, लाइन ऑफ लैटिट्यूड तो वो भी है। उसके बिना अगर ये इक्वेटर ना रहता, इसके बिना ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है ना साउदर्न हेमिस्फीयर रहता है। तो समझिए, तो ये वाला 1 जो इक्वेटर है ये भी तो एक लाइन है, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा आराम से, हुआ कि नहीं, 181 पूर जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, बिसाइड इट क्या कह रहा है, इन सबको छोड़ के देयर आर 4 मोर इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइन्स पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, जिसमें से एक है टॉपी ऑफ कैंसर, जो किसमें है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं, सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मिस्टेक से प्रिंट हो गया, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, टॉपी ऑफ कैंसर है। उसके बाद फिर क्या है, टॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न है। उसके बाद आर्कटिक सर्किल है, अंटार्कटिक सर्किल है, ठीक। तो हम लोग आर्कटिक सर्किल भी देखते हैं और उसके बाद टॉपी ऑफ कैंसर भी किस में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बट साउथ इक्वेटर से साउथ हिस्से में क्या कह रहा है, अंटार्कटिक सर्किल और आर्कटिक सर्किल, ये सब किस में है, तो वो है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक। इतना तो आप लोग समझ ही गए। अब हीट जोन को समझते हैं। हीट जोन, ठीक। हीट जोन कहा क्यों, देखिए जो भी जोन में, जो भी क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी होएगी तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, गर्म क्षेत्र कहेंगे ना जी। तो हीट जोन कहा है, तो आखिर कोई तो बात होगी जिसकी वजह से इसको हीट जोन कहा गया है। नंबर फर्स्ट पॉइंट का है, द एरिया विच रिसीव्स मैक्सिमम हीट इज कॉल्ड टॉरिड जोन। मतलब वो एरिया जो सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है उसको क्या बोलते हैं, गर्म, मतलब गर्म क्षेत्र, यानी टॉरिड जोन। टॉरिड जोन का हिंदी क्या होता है, गर्म क्षेत्र, ठीक से। देखिए कि कह रहा है द एरिया विच रिसीव्स मैक्सिमम हीट इज कॉल्ड टॉरिड जोन। वैसे एरिया जो कि ज़्यादा गर्मी रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं। द एरिया अराउंड द अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक सर्किल जैसे हम लोग इस ग्लोब को देखे थे, इसमें इक्वेटर है, उसके बाद ये क्या है, टॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये अंटार्कटिक सर्किल, ये आर्कटिक सर्किल और ये टॉपी ऑफ कैंसर। ये सारे एरिया है, ये सब आपको सही से ध्यान में रहना चाहिए, कौन सा क्षेत्र को क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है इसी को बोलते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड जोन समझ में आया, ये जो गर्म क्षेत्र है, समझिए ये वाला क्षेत्र, इसको, ये वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इक्वेटर है, इक्वेटर के चारों तरफ अगल बगल वाले क्षेत्र को टॉरिड जोन बोलते हैं। टॉरिड जोन के अलावा इसको बोलते हैं टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन कौन कहलाएगा, ये वाला एरिया, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, टेम्परेचर जोन। समझ जाइएगा एक बार में, इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन भी समझ में आ गया, ठीक है। टेम्परेचर जोन को छोड़ के अगर हम लोग किसी और एरिया की बात करें, जैसे कि ये पूरी तरह से फ्रिजिड जोन है, इसका मतलब इधर बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होगा, इस जोन में। जैसे कि हम लोग पढ़े तो किस जोन में सबसे ज़्यादा गर्मी होगा, तो वो इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होगा रेड वाला जोन में। उसके बाद उससे कम गर्मी होगा इसमें, सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ होगा भाई, इसमें होगा। तो इसी को टॉरिड जोन बोलते हैं। टॉरिड जोन में मेनली होता है क्या, सूरज का रोशनी अधिक मात्रा में पड़ती है, इसी कारण से टॉरिड जोन में अधिक गर्मी होती है, समझ गए। ऐसे तो वीडियो लेक्चर में और भी समझाएंगे जब क्लास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी पॉइंट्स को समझते हैं हम लोग। पॉइंट्स में देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, टेम्परेचर जोन समझ, टेम्परेचर जोन किसको बोलते हैं वो भी समझा दिए, टॉरिड जोन क्या था वो भी समझा दिए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट खत्म। जो एरिया सबसे ज़्यादा ठंडा
जिस पे जाता हो, मतलब जिस पे सूरज की डायरेक्ट किरण नहीं पहुंचती हो। जैसे कि मान के चलिए सूरज हम लोग जानते हैं ये इक्वेटर है, जाता कहाँ से कहाँ तक है, ये मूव ऑन करता है, ये टॉपी ऑफ कैंसर से टॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ही सूरज क्या करती है, यहाँ से वहाँ तक जाएगा, उसके बाद रिटर्न कहाँ आएगा, रिटर्न अपने स्थान पे आएगा, यहाँ से फिर जाएगा साल में एक बार ऐसे करके जा रहा है, ऐसे 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 उसका गति सूरज नहीं जाता है, पृथ्वी दरअसल उस तरह से रिएक्ट करती है, मतलब उस तरह से वो मूव करती है सूरज के चारों ओर। लेकिन सूरज कहाँ से कहाँ तक जाता है, हम लोग देखते हैं टॉपी ऑफ कैंसर से लेकर टॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर के अगल बगल वाला ही क्षेत्र में ज़्यादातर घूमते रहता है। इसी वजह से इसको टॉरिड जोन कहते हैं। इसकी जो डायरेक्ट सनरेज होती है वो जाके इसी क्षेत्र में पड़ती है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा गर्मी किधर होगा भी तो इधर ही होगा, समझ गए। क्योंकि ये जो हम लोग अभी पढ़े ये वाला क्षेत्र यानी फ्रिजिड जोन में क्या होगा कि सूरज का रोशनी बहुत कम जाएगा, इसी वजह से ये क्षेत्र में गर्म ही नहीं होगा, मतलब सूरज का रोशनी जाएगा बट स्लाइटली, मतलब पड़ने के बाद फिसल जाएगा। सूरज यहाँ है तो यहाँ से पड़ेगा ना तो फिसल जाएगा, ये पड़ा ये फिसल गया। बट जो रोशनी डायरेक्टली कहाँ पहुँचता हो, डायरेक्टली यहाँ पहुँचेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से फिसलेगा नहीं, वो इस क्षेत्र में अधिक गर्मी देगा। तो टेम्परेचर जोन में गर्मी होगी, उससे ज़्यादा गर्मी टॉरिड जोन में होगी। तो ये था जोन, ये आपको समझ में आ गया, ये जो हीट जोन है। ठीक, अब नेक्स्ट समझते हैं व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स होते क्या है, अनलाइकली पैरेलल लैटिट्यूड्स ऑल द मेरिडियन ऑफ द इक्वल लेंथ। हम लोग सबको जानते हैं लॉन्गिट्यूड में समझिए, क्योंकि अगर हम लोग लेटीट्यूड को समझने की कोशिश करेंगे ना, देखिए मान के चलिए ये ग्लोब है, इस गेंद को समझिए, गेंद आपको एग्जांपल देने के लिए ही रखे थे। अगर ये ग्लोब है, ये वाला लाइन ये जो बीच में है, जो मोटा करके थोड़ा सा, ये वाला लाइन क्या होगा, ये सबसे बड़ा होगा, इक्वेटर सबसे बड़ा होगा कि नहीं। इसके जस्ट नीचे अगर हम टॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न को समझाने की कोशिश करेंगे वो क्या होगा, छोटा होगा। उससे भी अगर नीचे अगर टॉपी ऑफ कैंसर को अगर हम लोग मतलब जैसे टॉपी ऑफ कैंसर ऊपर हो गया, उसके बाद फ्रिजिड जोन के लिए आर्कटिक एंटार्कटिक को अगर समझाने की कोशिश करेंगे वो सबसे छोटा होगा। लास्ट में जो ये पोल है, पोल के पास लाइन क्या होगा, सबसे छोटी लाइन खींची जाएगी। अगर आप एक गेंद लें, गेंद को क्या करें, ऊपर से ऐसे गोल गोल सा करते जाए तो समझ में आ जाएगा कौन सा लाइन छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, सेम एग्जैक्ट कॉपी का अनलाइकली सभी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, सभी एक दूसरे के पैरेलल एकदम बराबर। बट लॉन्गिट्यूड में ऐसा कुछ नहीं होगा। लेटीट्यूड की बात कर रहा था मैं, लेटीट्यूड में मतलब सेम नहीं होता है, बट लॉन्गिट्यूड मान के चलिए ये है, ये लाइन जैसा जाएगा वैसा ये भी लाइन जाएगा, वैसे उतने बराबर ये भी होगा ये भी होगा ये भी। यहाँ सोच के लगेगा यार सर ये वाला लाइन तो छुटा गया, अब भैया वो वाला लाइन नहीं कर रहा बात। मान के चलें कि ये समझ लीजिए ये एक ग्लोब है, ग्लोब का अगर ये वाला लाइन, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये जो ऐसे करके जाती, जो ऐसे जाती थी वो क्या था, लेटीट्यूड। बट जो ऐसे जाएगी तो ये सारी की सारी लाइन क्या होगा, एक दूसरे के बराबर ही होगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। जैसे उसमें था कि इक्वेटर बहुत बड़ा हो रहा है, इक्वेटर बड़ा होता भी है क्योंकि वो बीचों बीच में था, क्योंकि वो ऐसे था, तो ऐसे करके जाते जाएगा, ये लास्ट में छोटा हो जाएगा। बट ये वाली लाइन, ये सारी की सारी लाइन एक दूसरे के बराबर होती है, मतलब सब बड़े होते हैं, कोई छोटा नहीं होता। ठीक, Hence all the country decided that the country should begin with the meridian which passes through the Greenwich। कहा कि सभी देशों मिल के ये तय किए कि इसका एक मेन पॉइंट होना चाहिए भाई जहाँ से काउंटिंग हो। जैसे इक्वेटर है तो इक्वेटर भी कहीं ना कहीं से पास होती है क्या, उसी तरह से एक लॉन्गिट्यूड में भी एक 0 डिग्री के लिए क्या होता है, प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन कहाँ से क्रॉस करती है, ग्रीनविच से, जो कहाँ है, लंदन में है। ठीक है, लंदन इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स रॉयल ऑब्जर्वेटरी वहीं पे लोकेटेड है, तो उन लोगों ने तय किया कि यहीं से हो। ऐसे भी बेहतर है, कहीं कोई एक जगह मानना जरूरी है, वरना टाइम या जगह फिक्स कैसे होगा। या फिर प्लेन व्लेन उड़ती है तो किसकी मदद से उड़ती है, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से तो उड़ती है। लेटीट्यूड तो हो गया समुद्री तल से ना, बट लॉन्गिट्यूड हो गया कि किसी भी जगह का अस्थाई पोजीशन तय करना। पोजीशन तय करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ब्रिटिशर्स ने तय किया तो पूरे दुनिया वाले ऐसे भी माने हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबने मिलकर प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री माना, वहीं से अपना लोकेशन तय करते हैं, वहीं से अपने टाइम फिक्स करते हैं। लॉन्गिट्यूड और टाइम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब इन दोनों का क्या रिश्ता है, समझिए इस बात को। कह रहा है सिंपली क्या कह रहा है, The best means of measuring time is by the movement of the earth and the moon and the planets। सबसे बेहतरीन तरीका अगर समय को नापने के लिए तो पृथ्वी का मूवमेंट या फिर चांद का मूवमेंट या फिर प्लैनेट्स का, किसी भी जगह का समय को नापने के लिए या उसका समय को जानने के लिए हम लोग उसका मूवमेंट से आराम से समझ सकते हैं। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट एवरी डे। हम सब जानते हैं एवरी डे क्या करती है, सन उगती है और डूबती है। भैया सन नहीं उगती है नहीं डूबती है, हम लोग जानते हैं 24 घंटा में पृथ्वी क्या करता है, एक बार रोटेट करता है, अपना रोटेशन कंप्लीट करता है। बट ऑन इट्स एक्सिस नॉट ऑन इट्स ऑर्बिट, ऑर्बिट में तय करने में उसको 365 दिन लगते हैं, अपने एक्सिस में वो एवरीडे करती है। एंड नेचुरली इट द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। दुनिया वालों को समय समझने के लिए ये बहुत बेहतरीन सा ये है कि क्योंकि सूरज हर दिन उगती है हर दिन डूबती है। ठीक, एक बार उगा डूबा, तो इससे पूरे दुनिया वाला एकदम थ्रू आउट द पूरे साल अपना समय समझ सकते हैं, अभी क्या हो रहा है अभी क्या हो रहा है। लोकल टाइम कैन बी रोकन बाय द शैडो कास्ट
बाय द सन। लोकल टाइम जानने के लिए वहाँ का शेडो से आराम से पता कर सकते हैं कि यहाँ परछाई कै बजे आती है। दिन के समय में सामने लाइट होती है, तो हमारे भारत में ऐसी होती है, पर दुनिया के हर जगह में नहीं होता है। जो एरिया खास करके आर्कटिक सर्किल के अंदर में आता हो उसका तो पता नहीं कैसा होता होगा, मतलब हमेशा उन लोगों का शेडो ही होता होगा, ठीक है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट द नून एंड द लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड सनसेट। अगर हम परछाई की बात करें तो जिस वक्त मान के चलिए यहाँ आप हैं, सूरज आपके सामने रहेगा, सूरज आपके सामने रहेगा तो आपका परछाई ये सूरज बाबा को मान लेते हैं, लाइट से अच्छा सेम हो गया इसी वजह से, ये सूरज, ठीक। ये पंगु मंगू आप हुए, पंगु मंगू अगर आप हैं तो सूरज अगर आपके सामने है तो यहाँ पर परछाई बनेगी, ज़्यादा नहीं बनेगी। जब परछाई नहीं बनेगी तो आपको ज़्यादा परछाई दिखाई नहीं देगा क्या, तो आपकी परछाई ज़्यादा नहीं बनती। लेकिन यही सूरज अगर यहाँ पे रहे, यही जो सूरज देखें हम लोग, ये मान के चलिए यहाँ पे है, तो आपका परछाई बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा परछाई बनेगा भाई, बहुत ज़्यादा परछाई बनेगा, ठीक। ये परछाई का था। तो कहा क्या कि परछाई की अगर बात करें सबसे छोटा परछाई कब होता है, सबसे छोटा परछाई होगा यार सबसे छोटा परछाई होगा दोपहर के समय में, सबसे बड़ा होगा जब सूरज उगेगी, जब सूरज डूबेगी, तभी सबसे बड़ा परछाई होगा। इतना तक आप लोग को समझ में आ गया। व्हेन प्राइम मेरिडियन ऑफ, अब आगे समझते हैं, कह रहा कि व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। जब प्राइम मेरिडियन के सामने होती है सूरज, उस वक्त सूरज सबसे ऊंचे जगह में होती है, मतलब ऐसे वो अपना मतलब जो उसका पॉइंट होता है सबसे ऊंचा पॉइंट उस वक्त माना जाता है। ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन विल हैव द मिड डे और नून। जितना भी वो उस मेरिडियन के आसपास वाले क्षेत्र हैं सबके लिए क्या होता है, मतलब दोपहर का वक्त होता है, यानी मिड डे होता है, आधा दिन यानी खत्म हो गया या दोपहर, ठीक। समझ गए ये वाला। तो कह रहा है कि एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आप सब जानते हैं कि पृथ्वी की तरफ घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ कौन घूमता, सूरज नहीं घूमता चीचा, इतना समझ लीजिएगा, ठीक। घूमता कौन है, पृथ्वी खुद रोटेट करती है। दोस प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल हेड ऑफ द ग्रीनविच। जो प्लेस मान के चलिए ये ग्रीनविच है, ग्रीनविच के ईस्ट तरफ है, तो ये क्या होगा, ग्रीनविच से आगे होगा। एंड दोस वेयर वेस्ट बिहाइंड इट, जो इधर होगा वो उसके पीछे होगा। तो ये फंडा था, इतना तक समझ गए। एट एनी प्लेस, क्या कह रहा है, एट एनी प्लेस ए वॉच कैन बी एडजस्ट टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई व्हेन इट्स मिड डे। किसी भी जगह का कहीं पे भी अगर समय तय करेगा तो उसी वक्त का 12 बजे, 12 उसी वक्त ना बजाएगा जब उसके सामने हो सूरज। सूरज 12 ऐसे भी बजता है हमारे लिए, जब दोपहर में 12 बजते हैं तो क्या होता है, सूरज अपना हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है तो तभी हम लोग समझ जाते हैं 12 बज रहा है। अगर टाइम ना भी देखें तो अच्छा सूरज सामने है, इसका मतलब 12 बज रहा है। क्या सिंपली ये तरीका होता है समय को देखने का। तो ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट, सूरज मतलब सब सामने हो तो वही मिड डे, मतलब आधा दिन खत्म हो गया भैया, अब शाम ढलने को होगी, अब रात हो जाएगी कुछ देर बाद। इतना समझ गए। चलिए एक बात और समझते हैं, क्या कर रहा है, वाई डू हैव स्टैंडर्ड टाइम, वाई डू हैव स्टैंडर्ड टाइम द लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस विच आर नॉट डिफरेंट मेरिडियंस अराउंड बाउंड और डिफर बाइंड टू डिफर। मतलब कोई भी जगह होता है उसका जो लोकल टाइम होता है वो मेरिडियन के हिसाब से नहीं, लोकल टाइम की बात कर रहा है, किसी भी जगह का लोकल टाइम मेरिडियन के हिसाब से तय नहीं होता है। देखिए अगर मेरिडियन के टाइम हिसाब से होगा ना तो वहाँ पे 12 जब बजेगा तो हो सकता है हमारे यहाँ शाम हो गया हो, तो हमारे लिए अलग मेरिडियन होगा, हम लोग अलग तय करेंगे अपना देश में कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया विल बी लोकेटेड इन डिफरेंट अबाउट 1 hour इतना मिनट इन लोकल टाइम ऑफ द्वारका, गुजरात एंड असम। समझिए अगर मान के चलिए भारत को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, क्या, अरे यार नक्शा ठीक नहीं बना, ठीक, मार गोली मारिए, समझना है सिर्फ हमें। ठीक ऐसे समझते हैं, ठीक। किसकी बात किया, गुजरात का, ठीक है। ये मान के चलिए ये गुजरात है और इधर असम। यहाँ क्या कह रहा है कि द्वारका कहाँ पे, गुजरात का द्वारका की बात करें अगर, ये रहा द्वारका का बात करें, और असम का किसका बात करें, दुर्गर का। समझिए ये यहाँ है, दोनों जगह के बीच कितना टाइम डिफरेंस है, 1 घंटा 45 मिनट है कि नहीं। कोई आदमी यहाँ से चलेगा, पता चला 1 घंटा 45 मिनट में यहाँ पहुँचा, ये असम से असम का डिब्रूगढ़ से निकला, मान के चलिए यहाँ पहुँचा द्वारका, गुजरात का द्वारका पहुँचा, तो पता चला 1 घंटा 45 मिनट इसको पहुँचने में लगा, भैया यहाँ आया तो वही टाइम बज रहा है, तो मुसीबत हो जाएगा ना। तो इसलिए टाइम फिक्स करने के लिए भारत सरकार ने, मतलब सभी ने मिलकर क्या किया, देश की सरकार ने मिलकर क्या किया, इधर से भी कुछ पॉइंट घटाया, इधर से भी, दोनों का बराबर इक्वल जो पोर्शन आया ना, जिस जगह पे दोनों पॉइंट आके मिले, दोनों की तरफ से 1 घंटा 45 मिनट है ना जी, इसके लिए भी घटाएगा, इसके लिए भी घटाएगा, दोनों माइनस करेगा, जितना आएगा बीच में लाके कोई एक मेन पॉइंट बना लेगा, उसके बाद क्या करेगा, टाइम वहीं से फिक्स करेगा। समझ गए।
इस एग्जांपल दिया है, इसको उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लोकल टाइम एक्यूरेट करने के लिए इसका होना जरूरी था। इन इंडिया लॉन्गिट्यूड 23.5 डिग्री ट्रेडेड स्टैंडर्ड टाइम, 23.5 डिग्री का माना गया, स्टैंडर्ड टाइम माना गया। लोकल टाइम उसी के हिसाब से चलती है, सेकंड स्टैंडर्ड टाइम होल कंट्री, पूरे देश में उसी हिसाब से चलती है। जिसका एग्जैक्ट अगर हम भारत में देखें, इधर से गया इधर से गया, ये जो लिया गया, ये लिया गया 82.5 डिग्री, समझे, 82.5 डिग्री में होना तय हुआ। तो यहीं से लोकल टाइम इसी हिसाब से पूरे भारत में चलती है, ठीक है, जैसे कि आपकी किताब में दिया हुआ है। इट इज़ कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखे होंगे IST, क्या ये क्या दर्शाता है, IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने क्लास किया, देखिए ये पॉइंट्स थे, इनको पढ़ने के बाद आपको पूरी चैप्टर मतलब बार बार किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी किताब की, बट इतना है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखना ही रखना है। तो आप लोग इसको ठीक से नोट कीजिए और याद कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर।